हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और जैसा कि हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास हम लोग एक चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं और लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और अच्छे से बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और हम आज पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। पहले मैं चैप्टर वाइज आपको सारी विषय पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं घटना चक्र से इन सारे क्वेश्चन इनके माध्यम से जो मतलब जो परीक्षाओं में आए हैं इनसे संबंधित वो उस क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है। तो आप आसानी से और निःशुल्क आप अच्छे से अपना जीके जीएस तैयार कर सकते हो। तो चलो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। कह रहा है भारत पर अरबों का आक्रमण, ठीक है। तो जो भारत का अरबों पर आक्रमण हुआ वो भारत और अरब के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहा है, ठीक है। प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध था। अब कह रहा है अरबों के भारत आक्रमण के विषय में, जो अरबों के भारत के आक्रमण के विषय में सूचना 9वीं शताब्दी के बिलादूरी कृत किताब फुतूल अल बलदान, तो ये तो हमको नहीं लगता याद होगा, लेकिन बस आप अपने दिमाग में बैठाए रहो, में मिलती है, ठीक है। लेकिन जो पूछा जाता है ये हमेशा पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। 1216 ईस्वी में लिखी गई एक पुस्तक चचनामा, ठीक है। चचनामा एक पुस्तक लिखी गई जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? फारसी। और आपको बता दूं मुगल काल की भी भाषा फारसी थी, ठीक है। किसकी? मुगल काल की भी भाषा क्या थी? फारसी थी। इसमें लिखी गई, ठीक है। अरबी का फारसी अनुवाद में अरबों के विषय में जानकारी, पर्याप्त जानकारी मिलता है। देखो अरब के जो भारत पर अरब का आक्रमण हुआ उसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो हमको चचनामा से मिलती है, ठीक है। चचनामा से हमको संपूर्ण जानकारी उसकी मिलती है जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। अब अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो जो अरबवासी थे ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इसके पहले अभी तक कोई मुस्लिम भारत पर आक्रमण नहीं किया था। ये पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। फिर हम बात करते हैं 712 ईस्वी। ये डेट बार बार पूछा जाता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया, ठीक। कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम था और सिंध पर आक्रमण किया पहली बार। और इस युद्ध को रावर का युद्ध बोला गया। इस युद्ध को क्या बोला गया? इस युद्ध को रावर का युद्ध बोला गया। और आपको बता दूं जिस समय अरब मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया उस समय सिंध का शासक दाहिरा था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और उस समय सिंध का जो शासक था वो क्या था? वो दाहिरा था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है सिंध का जो दाहिरा था इसका नाकारापन की वजह से यहाँ पे मुस्लिमों का आक्रमण सफल रहा, ठीक है। खैर हम आगे पढ़ेंगे। फिर कहा यहाँ पे बात कर रहा है मंसूर के शासक। तो मतलब मंसूर के समय 1700 लगभग 774 ईस्वी में, ठीक है, 53 से 74 ईस्वी में अरब विद्वान भारत से बगदाद अपने साथ 2 पुस्तक लेके गए। तो मतलब भारत से ये दो पुस्तक उठा ले गए। एक ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य। तो खंड खाद्य, ठीक है, ये पुस्तक ये उठा ली गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कलीला वंदिना के नाम से हुई है, ठीक है, जिनका उल्लेख अलबरूनी ने किया है, जिसका उल्लेख अलबरूनी ने किया है। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा आचार्य ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। और जो अरबवासी थे, देखो जो अरबवासी थे वो अरब में सिंधु ऊंट पालन, ठीक है, मतलब सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। तो सबसे पहले खजूर की खेती उन्हीं लोगों ने चालू किया, ऊंट का पालन चालू किया, ठीक है। और अरबों के दिरहम नामक सिक्के चलवाए, मतलब जो सिक्के चलवाए उसे दिरहम कहा जाता था, ठीक है। और सबसे अरब आक्रमणकारी जो मोहम्मद बिन कासिम था और सबसे पहले यहाँ जजिया कर नामक कर की वसूली की पहली बार। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे पहले भारत पर जजिया कर किसने लगाया, तो भारत पर तो मोहम्मद बिन कासिम, यहीं से जजिया कर प्रारंभ होता है। और आपको बता दूं जो जजिया 2 कर होते थे, एक जजिया और एक जकात होता था। तो जकात मुसलमानों से लिया जाता था, जकात कर हमेशा मुसलमानों से लिया जाता था। और जजिया गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमान जो मुस्लिम नहीं होते थे उनसे जजिया लिया जाता था। जकात क्या होता था? 1/4वां भाग, मतलब 1/40वां भाग जकात होता था, ठीक है। तो उनको 1/40वां भाग जकात देना पड़ता था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जजिया का लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं फिर तुर्क आक्रमण हुआ और तुर्क आक्रमण के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमको वही पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हमको कुछ पढ़ना नहीं है, उतना ही हम पढ़ ले जाएं वही हमारे लिए बेहतर है। तो जब तुर्क आक्रमण हुआ तो उनकी राजधानी पहले मदीना थी, फिर बाद में दमिश्क हुई, फिर बगदाद हुई। ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहाँ से
कह रहा है अल्पतगीन का पुत्र शुबुतगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। कौन? शुबुतगीन। ठीक है, उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया और पराजित किया, मतलब जयपाल को हरा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, जो सुबुतगीन की विजयों से उत्साहित होकर महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो जो महमूद गजनवी था वो ऐसे माना जाता है कि 1025 तक किया, लेकिन हर किताबों में अलग अलग मिलता है। तो यहाँ से 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, और इसका जो उल्लेख हुआ है वो हेनरी एलियट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है 17 बार आक्रमण किया, किस सन से किस सन तक। सर्वप्रथम सुल्तान, इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि जो सर्वप्रथम महमूद गजनवी को सर्वप्रथम सुल्तान माना गया। ठीक है, मुस्लिम इतिहास में महमूद गजनवी को पहला सुल्तान माना गया। ठीक है, फिर ये हम यहाँ बात करते हैं, इतिहासकारों जाफ़र के अनुसार महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था। मतलब ऐसा माना जाता है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि वो यहाँ पे धन लूटना चाहता था। ठीक है, यहाँ पे राज नहीं करना चाहता था, यहाँ पे कोई प्रचार नहीं करना चाहता था, ये यहाँ धन लूटने के लिए आया था। ठीक है, और इस कुछ इतिहासकारों ने इसे जिहाद बताया। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण को भारत पर इसे जिहाद बताया गया, ये इंपॉर्टेंट। महमूद का प्रथम उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। सही बात है, संपत्ति को लूटने के लिए आया था, यहाँ पे राज करने वो नहीं आया था। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। महमूद का प्रथम आक्रमण जो हुआ 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ था। किस पर हुआ था? तो जयपाल पर हुआ था। ठीक है, और ये उनके कुछ आक्रमण हैं जो हमको याद करने हैं, लेकिन हमको जो सबसे मेन आक्रमण है वो हमको याद करना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि महमूद गजनवी का अंतिम युद्ध था जो 1027 पे वो जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, इनका अंतिम युद्ध 1027 तक था जो जाटों के विरुद्ध था, और इनका सोमनाथ जो गुजरात मंदिर का युद्ध है वो 1025 ईस्वी में था। ठीक है, 1025 ईस्वी में, और मथुरा और कन्नौज पर यहाँ 1617 में आक्रमण किया। खैर, इनको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, महमूद का उल्लेख आक्रमण गुजरात के समुद्र तट पर सोमनाथ मंदिर सोमेश्वर था। ठीक है, और 1025 ईस्वी में तब वहाँ का शासक भीम प्रथम था। अगर आपसे ये पूछे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है तो गुजरात में है, और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी पर। ठीक है, तो उसे लूटा था, एकदम पूरा भयंकर तरीके से लूटा था, और उसके बाद उसे ध्वस्त भी करा दिया था। तो उस टाइम वहाँ का शासक जो था वो भीम प्रथम था। ठीक है, तो जब आपसे ये पूछेगा कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया तो महमूद गजनवी ने, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम। ठीक है, और जब महमूद गजनवी ने यहाँ लूटा और सब कुछ लूट के बर्बाद कर दिया, तो यहाँ से वो वापस चला गया, और जब वापस गया तो तिलक नाम का एक हिंदू था, उसको सारा सौंप दिया, उसको पूरा कमान सौंप दी, और वो वापस चला गया। ठीक है, और तो हम बात करते हैं महमूद गजनवी के दरबार में जो इतिहासकार आए वो अलबरूनी आए, फिरदौसी आए, उतबी। तो अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी इतिहासकार आदि विद्वान थे। अलबरूनी ने महमूद के आक्रमण के समय भारत आया था। ठीक है, जब अलबरूनी महमूद ने आक्रमण किया था तो उनके साथ आया था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद की रचना किसने की? तो अलबरूनी ने, और इसमें इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है, मतलब इसके माध्यम से आप इतिहास को जान सकते हो। ठीक है, इसमें भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन आदि की समीक्षा की गई है। राइट, चलो अगले फिर हम क्या कहते हैं, तब अब इधर मोहम्मद गोरी जा चुका है, महमूद गजनवी जा चुका है। अब वंश आ गया है गोरी वंश का। ठीक है, तो अब गोरी वंश यहाँ से चालू होता है, प्रारंभ होता है। अब 12वीं शताब्दी के मध्य गोरी वंश का उदय हुआ। ठीक है, कब? 12वीं शताब्दी के मध्य गोरी वंश का उदय हुआ। ठीक है, आरंभ में गोरी गजनी के अधीन था। पहले मोहम्मद गोरी क्या था? गजनी के अधीन था। तो जो गोर वंश के प्रधान थे उनका मतलब संसवनी गोरी इस वंश का था। ठीक है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है गोरी ने जो प्रथम आक्रमण किया 1775 ईस्वी पर मुल्तान पर। उस समय मुल्तान पर करमपंथी जात के मुसलमान का शासक था। ठीक है, तो वहाँ पे वो जीता, वहाँ पे आक्रमण करके जीता, फिर भारत पर उसने कदम रखा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु उस समय वहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था। जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था, और जो चालुक्य वंश का शासक था। किस वंश का? मूलराज द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। आबू पर्वत की तलहटी पर पराजित कर दिया। ठीक है, तो और यह मोहम्मद गोरी की पहली हार थी। तो मूलराज द्वितीय वह मोहम्मद गोरी को हरा दिया, और ये जैसे ही भारत में आक्रमण किया वो पहली हार। तो मोहम्मद गोरी की ये पहली हार थी भारत पर आक्रमण के समय। राइट,
फिर क्या हुआ, फिर हम आगे चलते हैं। फिर आपको पता है, फिर तराइन का युद्ध हुआ। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, फिर पुनः द्वितीय युद्ध भी लड़ा गया 1192 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध। और देखो, जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान वो विजयी हुए और मोहम्मद गोरी हार गया था। ठीक है, लेकिन फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, उसमें फिर पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी जीत गई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था जो तराइन का युद्ध हुआ था ये हरियाणा के करनाल में हुआ था। कहाँ? हरियाणा के करनाल। तो आपसे ये पूछेगा कि तराइन का युद्ध कहाँ हुआ था, तो तराइन का युद्ध जो हुआ था हरियाणा के करनाल में हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान, इन्हीं पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। अगर आपसे पृथ्वीराज तृतीय का कहीं चर्चा कर देगा तो वो आप समझिएगा। ठीक है, इन्हीं को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता था। फिर हम आगे देखते हैं। फिर कह रहा है तराइन के युद्ध के पश्चात, ठीक है, भारत में तुर्कों के राज्य की स्थापना हुई। तुर्क राज हो गया। अब गोरी जीत चुका था, पृथ्वीराज चौहान हार चुके थे और यहाँ पे अब तराइन के युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य की स्थापना होगी। 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में गोरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। ठीक है, मतलब दिल्ली को राजधानी बनाई। फिर क्या हुआ, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया तथा जयचंद के युद्धों में पराजित कर दिया। अब 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ और चंदावर के युद्ध में जयचंद क्या हुआ, जयचंद इसमें पराजित हो गया। मोहम्मद गोरी की मुख्य सफलता उसकी उत्तर भारत की विजय थी। वास्तव में भारत में तुर्की राज्य की नींव उसी ने ही डाली। तो तुर्की राज्य जो नींव पड़ा वो मोहम्मद गोरी की वजह से ही पड़ा। फिर 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1206 ईस्वी में। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी संभाली और उस समय गुलाम वंश की नींव डाली। ठीक है, तो यहाँ से अब मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद देखो, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है और यहीं से उसने गुलाम वंश की नींव, वो अब यहीं से उसको गुलाम वंश कहा गया। राइट, क्या कहा गया? गुलाम वंश कहा गया। फिर आगे हम देखते हैं, मोहम्मद गोरी की एक खासियत है, ये भी आप सुन लो। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक और कलिमा खुदा रहता था और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति। ठीक है, माँ लक्ष्मी की आकृति रहती थी। तो देखो, आप ये अगर आपसे पूछेगा कौन सा मुस्लिम शासक था, कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति छवि रहती थी, तो वो कौन था? मोहम्मद गोरी था, जिनके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति थी। और एक मुस्लिम शासक और था, अकबर। ठीक है, अकबर के सिक्कों पर राम और सीता की चित्र अंकित रहते थे। तो ये आपको दोनों याद रखना है, मोहम्मद गोरी का भी और अकबर का भी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो हमारे पेपर के लिए लाभदायक हैं। अब कह रहा है कि उसने अपने अभिलेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले चंदेल प्रथम पूर्व मध्यकालिक राजवंश था। मतलब जो चंदेल शासक था वो पहला मध्यकाल का शासक था जिसने ने हिंदी और देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। ठीक है, अलबरूनी की रचना 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहा जाता है। 11वीं शताब्दी जो था उसको भारत का दर्पण कहा जाता है। किस शताब्दी को? 11वीं। मतलब दर्पण, मतलब जो अलबरूनी था वो भारत के इतिहास के बारे में लिखा है, भारत की जानकारियों को इकट्ठा किया है, तो इसलिए भारत का दर्पण उसे कहा जाता है। फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। फिर यहाँ बात कर रहा है राजपूत काल में हिंदू ब्राह्मण तथा जैन धर्म अत्यधिक लोकप्रिय थे। ठीक है, चंदेल शासकों के समय खजुराहो में जैन तीर्थकरों के 5 मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जैन तीर्थकर ने कितने मंदिर का निर्माण कराया था? 5। दिलवाड़ा के जैन मंदिर में जैन तीर्थकर आदिनाथ की मूर्ति थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कश्मीर का शासक अनंति बर्मन ने झेलम नदी के किनारे एक बांध बनाया था। झेलम नदी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और कश्मीर में एक बांध बनाया था। ठीक है, अवंती बर्मन ने। लोहार वंश का शासक एक था हर्ष, जिसे कश्मीर का नीरो कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछ लेगा कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता था, तो हर्ष को। कल्हड़ का उसका आश्रित कवि बताया गया, कल्हड़ को उसका कवि बताया गया। और आपको पता है कल्हड़ ने रजत रंगड़ी नामक पुस्तक लिखी है, जिसकी कश्मीर में जिसकी रचना है, मतलब कश्मीर के बारे में बताया गया है। उस समय वहाँ का शासक जय सिंह के शासनकाल की पूरी कहानी थी। वहाँ का शासक कौन था? जय सिंह था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं महमूद गजनवी को आजम दुनिया का प्रथम सुल्तान माना गया। ठीक है, दुनिया का प्रथम सुल्तान महमूद गजनवी को माना गया। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित थी, ये हमने पढ़ा। ठीक है,
और कुछ आगे भी है, वो हम देख लेते हैं। और सर्वप्रथम जो भारत में कागज़ का इस्तेमाल हुआ वो मुसलमानों ने किया, ठीक है। और धनुष को क्या कहा जाता था, तो नावक कहा जाता था। तो कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, कह रहा वर्तमान में भारत की राजधानी ऐसा माना जाता था कि मूल दिल्ली उस स्थान पर थी जहाँ कभी महाभारत में वर्णिक पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। तो ऐसा माना जाता है जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ, जो पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वो वर्तमान में आज वहीं है, ठीक है। प्राचीनतम वासी यह सिद्ध होता है कि आज भी इंद्रप्रस्थ नाम का गांव अस्तित्व में है, ठीक है। तो आपको पता है इंद्रप्रस्थ है, ठीक है, हरियाणा में है इंद्रप्रस्थ। फिर बात यहाँ कह रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का संस्थापक अनंग तोमर था। तो अनंग तोमर, जिसे आपने पढ़ा है, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चारनाग, ठीक है, आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी, ठीक है, फिरोजाबाद का फिरोज शाह तुगलक। तो ऐसे जो दिल्ली का संस्थापक माना जाता है उसे अनंग पाल तोमर, तो पाल वंश का शासक था जिसे अनंग पाल तोमर कहा जाता था, ठीक है। जिसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। आपको पता है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। ढिल्ली कहा गया, उसमें दिल्ली को ढिल्ली, ठीक है, और ढिल्लस ये कहा गया है। फिर हम कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। फिर अब देखो यहाँ पे फिर बात करें, लोदियों ने 1540 में, आपको पता है सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया और 1506 में फिर उसको राजधानी बनाई, ठीक है। फिर हुमायूं के समय दिल्ली को पुनः मुगलों की राजधानी बनाया गया। कालांतर में शाहजहानाबाद नगर बसाकर दिल्ली को अपना राजधानी बनाया, ठीक है। इस प्रकार कई आक्रमण हुए दिल्ली में। तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, ठीक है, नादिर शाह का, हालांकि हम ये आगे हम पढ़ेंगे। अहमद शाह अब्दाली का, अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ। फिर ये सारा हुआ, लेकिन फिर 1857 में भी विद्रोह हुआ, दिल्ली का मुख्य केंद्र बनाया गया था 1857 में। लेकिन अंग्रेज़ों ने बंगाल को राजधानी बना लिया था। लेकिन 1912 ईस्वी में दिल्ली एक बार फिर राजधानी बनी और आज भी दिल्ली भारत की राजधानी बनी हुई है। आपको पता है 1912 ईस्वी में, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा लेकिन आप थोड़ा सा याद कर लो, 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और उस टाइम जो दिल्ली का शासक, दिल्ली को राजधानी बनाया गया, ठीक है। 1911 ईस्वी में घोषणा हुई और 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाएगी। उस समय लॉर्ड हार्डिंग था और लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम भी फेंका गया था, ठीक है। तो ये सब था। चलो दोस्त, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।